मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रशीद अवान, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में आज फिर हाज़िर हूँ। और आज मेरे ख़ास मेहमान हैं जनाब मौलाना सईद हबीब साहब। एक ख़ास मौजू पे आज इनसे गुफ्तगू होगी। देखें, जहाँ तक हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सवाल है, तो वक्फ़ बिल जो है पास हो गया दिल्ली के पार्लिमानी में। तो हुकूमत का ये कहना है कि इस बिल के पास होने से मुसलमानों को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। एक फ़ायदा तब जतलाया जा रहा था जब ट्रिपल तलाक़ का मामला था, और उसमें कितना फ़ायदा हुआ कितना नुकसान हुआ वो तो सबको पता है। और आज फिर ये कहा जा रहा है कि ये बिल पास करने से, यानी कि वक्फ़ बिल पास करने से मुसलमानों को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। अगर हम आप पार्टी जो है उसके एक सांसद संजय सिंह की बात सुने या माने, तो वो कहते हैं कि अगर मुसलमानों का भला करना ही है तो एक नज़र आप अपने कैबिनेट पे मारें, एक नज़र यूपी की आप जो एमएलएज़ हैं उन पे मारें कि आपने एक भी मुसलमान को मैंडेट नहीं दिया, ना पार्लियामेंट के लिए ना असेंबली के लिए। अगर फ़ायदा ही देखना है तो आपने वहाँ मैंडेट देकर उनको रिप्रेजेंटेशन देनी थी। ये कहना है संजय सिंह साहब का। और बहुत से और लोग जो मुस्लिम नहीं हैं, इसके अलावा बहुत से लोग हैं जिनका ये कहना है। अब हुकूमत का ये कहना कि मुसलमानों को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, मुसलमान डबल माइंड है। कहाँ से फ़ायदा हुआ, क्या मसला है और क्या क्या इसमें मुसलमानों के हक़ में हुआ, ये अभी तक सबको समझ में नहीं आया। तो इसी सिलसिले में आज मैंने जनाब सईद साहब को गुजारिश की कि इस बात को थोड़ा वजाहत से आम आदमी को समझाने की कोशिश करें कि वक्फ़ बिल है क्या, वक्फ़ जायदाद जो है वो क्या है, और इस बिल के पास होने से पहले वो क्या थी और पास होने के बाद क्या है, फ़ायदा किस तरह से पहुंचा है। तो जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैंने अपनी गुजारिश आपके सामने रख दी कि लोग परेशान हैं, लोग सोचते हैं कि ये किस किस्म का फ़ायदा हमें हुआ है। हर अमूमन जो फ़ायदे होते हैं उनका तो बिल्कुल आया होता है कि हाँ जी फ़ायदा हो गया। यहाँ किसी को समझ नहीं आ रहा है कैसा फ़ायदा। तो जनाब इसके बारे में थोड़ी सी आप रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आवान साहब मैं आपका मशकूर हूँ कि आप ने एक अहम मौजू मुंतखब किया और उस पर बात करने का हमें मौका मिला। और आपकी जो मीडिया इंटरेक्शंस रहती हैं वो बड़ी चुनिंदा और बहुत ही बेहतरीन रहती है। सर बहुत शुक्रिया। आपने हालिया जो वक्फ़ एक्ट जो हमारी हुकूमत लाई है जी, उस हवाले से आपने बात छेड़ी है। तो बुनियादी बात यह है कि वक्फ़ के माने क्या है, वक्फ़ का मतलब क्या है। मतलब क्या है जी। हर वो चीज़ जो डोनेट कर दी गई हो पब्लिक चैरिटी के लिए या अवामी फलाह बहबूद के लिए जी, जिसको जनरलाइज कर दिया जाए जी, जिसका कोई एक मालिक ना हो, वो चीज़ें जो कौमी प्रॉपर्टी होती हैं, मिली वर्सा होती हैं जी, चाहे वो मसाजिद हों, मदारिस हों, मकातिब हों, दरगाहें हों, खानकाहें हों, कब्रिस्तान हों जी, या प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टीज़ वो जो किसी की पर्सनल है और डोनेट कर दी है, और उसके बाद जो उसकी जो पोजीशन होती है वो होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। कि खुद से तो वो कोई पैसा जनरेट नहीं करती, लेकिन जो पैसा उससे हासिल होता है वो कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। अब उसके बाद एक सवाल पैदा ये होता है कि ये प्रॉपर्टी कितनी है, इस प्रॉपर्टी से आज तक क्या हुआ। वो फिगर्स तो हमारे सामने हैं, गवर्नमेंट ने हमें बताए हैं जी, कि रेलवेज़ के बाद और डिफेंस के बाद शायद सबसे बड़ी जो इनकम जनरेट करने वाली जो प्रॉपर्टी है वो औकाफ के पास है। अच्छा। और उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का
एक लंबा इतिहास है बेशक। और यहाँ तारीख़ी एतबार से हुकूमतें बदलती रहीं, आती रहीं, जाती रहीं, और तमाम हुकूमतों ने तमाम कम्युनिटीज़ की वेलफेयर के लिए इक़दाम उठाए। तो जब मुस्लिम कम्युनिटी में जो एक कंसेप्ट है, चाहे वो ज़कात का कंसेप्ट हो या चैरिटी का कंसेप्ट हो, कुछ तो वो प्रॉपर्टी थी जो लोगों ने डोनेट की या सरमायादारों ने डोनेट की या वक्त की हुकूमतों ने अलॉट किया, जी जी, और कुछ वो था जो मुसलमानों ने खुद जनरेट किया या उसको बनाया, जी, जैसे मदरसाज हैं, मस्जिदें हैं। तो वक्फ का अपना एक इतिहास है, एक लंबा इतिहास है जी, और इसका टोटल मोटिव जो है वो वेलफेयर है। ठीक। जैसा कि हिंदू कम्युनिटी में भी है, सिख कम्युनिटी में भी है, क्रिश्चियंस में भी है, जी, सब में एक वेलफेयर कंसेप्ट है, किस तरह से अपलिफ्ट किया जाए, फंड रखा जाता है। और सब कम्युनिटीज़ में भी अगर आप देखें, हिंदुओं में, सिखों में, मुसलमानों में, जो सब कम्युनिटीज़ होती हैं उनमें भी ये, जैसे इंडिया में एक बहुत बड़ी एक मेमन बरादरी है हमारी। अच्छा। हाँ, उसको मेमन, वो इंडिया पाकिस्तान सब जगह है। अच्छा। उनका इतना बड़ा मजबूत नेटवर्क है कि अगर कोई मेमन कराची में बैठा है, एक बॉम्बे बैठा है, तो वो ऑनलाइन एक दूसरे की कम्युनिटी वेलफेयर के लिए एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अच्छा। इस तरह का तो ये एक सोशल सेटअप है, वो चाहे कम्युनिटी लेवल का हो, सब कम्युनिटी लेवल का हो, कास्ट लेवल का हो या एरिया लेवल का हो, जिस तरह भी हो, बहरहाल लोग अपने अपने तौर से इसको मैनेज करते हैं। अच्छा। तो जो प्रॉपर्टी वक्फ की है दीन इस्लाम की नज़र में, उसका मालिक कोई नहीं है, अच्छा, सिवाय अल्लाह ताला के। बेशक। वो अल्लाह के नाम पर दे दी गई। अब उससे जो है जो इनकम जनरेट होगी वो गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, मिस्किनों के लिए वगैरह वगैरह। जी। एक बात जो आपने शायद नहीं पूछी या पूछेंगे आप मुझसे, तो या मेरे जहन में भी है कि वो जो सवाल उठ रहा है कि बेज़ाब्तियाँ हुई वक्फ में। जी। लाजिमन जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं वो हमारे इल्म में भी है और सबको पता भी है। जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे मुआशरे में बेज़ाब्तियाँ कोई ख़ास बात है या शाज़ो नादर होती है। आप देखिए, जो हमारा हुकूमती निज़ाम है, हुकूमती महकमा जात है, जी, या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रस्ट हैं, सोसाइटियाँ हैं, जहाँ भी आप देखेंगे इदारे हैं, बेज़ाब्तियाँ तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे। एक हुकूमत बदलती है तो दूसरे के खिलाफ स्कैंडल निकलते हैं। ये बेज़ाब्तगी है। अभी हम दुनिया के उन ममालिक में शुमार नहीं हुए हैं जहाँ हम करप्शन फ्री मुल्क कह सके अपने आप को। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चल रहा है। ट्रांसपेरेंट ऐसा कुछ नहीं है। तो बेज़ाब्तियों के लिए हम कसूरवार भी हैं, लेकिन उसकी सज़ा इतनी बड़ी दे देना ये अच्छी बात नहीं है। ठीक। बुनियादी तौर पर आपने जो कहा कि जो डबल माइंड है मुसलमान इस वक्त, तो मुझे लगता है डबल माइंड कोई नहीं है। बात बहुत क्लियर है, और बुनियादी बात यह है कि हुकूमत का एक फ़ैसला है। हम एक जमहूरी निज़ाम में रहते हैं जी। हुकूमत के पास नंबर्स हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, उनके पास कानून बनाने की ताकत है जी। उन्होंने कानून बनाया है। अच्छा। उस कानून को उन्होंने अपने नुक्ता निगाह से बनाया है। एक हमारा नुक्ता निगाह है, एक उनका नुक्ता निगाह है जी। एक हमारा जाविया है, एक उनका जाविया है, एक हमारा पैमाना है, एक उनका पैमाना है जी। बहरहाल अपने अपने जाविये से सब सोचते और देखते हैं। जी जी। और सबके अपने अपने गोल्स हैं। हाँ, जो मैंने गुजारिश की कि मुसलमान डबल माइंड है, वो इस एतबार से कि मुसलमान कुछ ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि हुकूमत कभी गलत कर नहीं सकती, लेकिन जो हुआ वो उसके जो तासरात आगे पीछे से आ रहे हैं ना, वो ज़्यादा नेगेटिव में आ रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि ये अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। देखिए, हुकूमत हमारी है, ये मुल्क हमारा है जी। ये आइन हमारा है, ये जुडिशरी हमारी है, ये मुल्क हमारा है, ये धरती हमारी है, ये मिट्टी हमारी है। बेशक। हम समझते हैं कि इख्तिलाफ हो सकता है नज़रियात का, ख्यालात का, उन्होंने बनाया, हम तस्लीम नहीं करते। ठीक। क्यों नहीं करते? इसलिए कि हमारी समझ में नहीं आ रहा जो वो कह रहे हैं।
ठीक। और वो किसी को समझा भी नहीं सकते जो वो कह रहे हैं। जी जी। तो बुनियादी तौर पर ये मुसलमानों के हक में ये कानून कभी भी नहीं हो सकता। ठीक। अब उन्होंने इसको कानून बना दिया है। अच्छा। और मुस्लिम कम्युनिटी की ऑलमोस्ट जो टॉप लीडरशिप है वो इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है, चली गई है। अब ये मैटर जो है वो सब जुडिश है। हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और उम्मीद है कि अदालत एक अच्छा फैसला देगी। जी। और जहाँ तक ये कहना कि मुसलमानों के हक़ में है, यहाँ पर जितने भी कानून आए सब के बारे में कहा गया कि ये मुसलमानों के हक़ में है। हक़ में है। आपने एक मिसाल छेड़ी, आपने एक बात छेड़ी कि मेंबर पार्लियामेंट्स मुसलमान कितने हैं, MLAs कितने हैं वगैरह, MPs कितने हैं वगैरह वगैरह, या मिनिस्टर्स कितने हैं। उस बात को तो मैं नहीं छेड़ूंगा, इसलिए कि हुकूमत का अपना एक डोमेन है, वो जो चाहे करे, जिसको चाहे रखे, जिसको चाहे न रखे। लेकिन ये हमारा कोई बुनियादी कंसर्न नहीं है। ये जतलाना कि हम मुसलमानों के हक के लिए सब चीज़ें कर रहे हैं। नहीं, मैं देखिए, हम संजय सिंह की देखिए ज़बान में मैंने कहा, वो एक पॉलिटिकल आदमी है, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन हम अपनी कम्युनिटी के एतबार से हम ये सोचते हैं, पिछले लगभग 80 साल हमारे मुल्क को आज़ाद होने जा रहे हैं जी। हमने इस मुल्क में जिस कल्चर में हमारी ग्रूमिंग हुई है, हिंदुओं में, सिखों में, मुसलमानों में, ईसाइयों में, तो हमने ये देखा है कि कई बार हिंदू ऑफिसर आपका इतना हमदर्द निकलता है कि आप ये तवक्को ही नहीं कर सकते किसी मुसलमान से। बेशक बेशक ऐसे हैं, इसीलिए तो हिंदुस्तान चल रहा है। हमने ये देखा है, तो हम ये नहीं समझते कि मुसलमान आएगा वो हमारा भला करेगा। यार ये अलग बात है, होना चाहिए, हम उसकी मुखालफत नहीं करते, लेकिन ये कहना कि तो यहाँ तक तो ठीक है जी, आप सारे MLAs अपने रखिए, MPs अपने रखिए, मिनिस्टर अपने रखिए, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन सियासी तरजीहात और नेशनल इंटरेस्ट ये दो अलग अलग चीज़ है। ठीक। सियासी एतबार से आप क्या सोचते हैं वो एक अलग डोमेन है, लेकिन मुल्क की तामीर और तरक्की, कौमों की खुशहाली और मुल्क की सलामती, मुल्क में अमन अमान, ये गवर्नमेंट का एजेंडा होता है। एट द सेम टाइम आप जब पॉलिटिकल होकर सोचते हैं तो कुछ और आप सोचते हैं, बट एट द सेम टाइम जब आप मुल्क का सोचेंगे, सिक्योरिटी का सोचेंगे, नेशनल इंटरेस्ट का सोचेंगे, तो फिर आपकी सोच बदल जाएगी। जी जी। तो हमारा ये मानना है बुनियादी तौर से कि अगर ये कहा जा रहा है कि ट्रिपल तलाक मुसलमानों के हक में था, 370 हटाना कश्मीर वालों के हक में था, जम्मू कश्मीर के हक में था, या ये जो वक्फ जो अमेंडमेंट एक्ट आया है ये अगर हमारे हक में है, या CA हमारे हक में है, NRC हमारे हक में है, UCC हमारे हक में है, ये सारा कुछ हमारे हक में, हम तस्लीम करते हैं जी, बिल्कुल ठीक है, हम कहते हैं हमारे हक में है जी। आप सारा कुछ हमारे हक में कर रहे हैं। हमारी छोटी सी डिमांड आपसे है, जब आप हमारा इतना ख्याल रखते हैं तो हम आपसे इतना कहते हैं कि आप एक काम करें, आप हमारे इतने हमदर्द हैं, हमें आपकी नीयत पे कोई शक नहीं, हम आपसे छोटी गुजारिश करते हैं जी कि सच्चर कमेटी कहती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो यहाँ की दलित कम्युनिटी है उससे भी पिछड़ा हुआ, तो क्यों ना इस कम्युनिटी के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे दी जाए, एजुकेशनल रिजर्वेशन दे दी जाए, हमारा भला होगा। यही हुकूमत हमारा ये दो काम कर दे, हम सारी उम्र इनके साथ रहेंगे, हमारी नस्लें इनके साथ रहेंगी। बेशक हम इनसे पॉलिटिकल कमिटमेंट करते हैं कि ये आज हमें सियासत में हमें जो है वो रिजर्वेशन दे दे, हमें ये तालीम में दे दे, हमारे लिए मुख्तस इदारे कर दे जी। तो जब हम ये कहते हैं कि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे दो, उस वक्त नहीं दी जाती। जब हम कहते हैं कि एजुकेशन में हमें रिजर्वेशन दे दो, तब हमें नहीं दी जाती। हमें जो लगता है कि हमारे लिए फ़ायदे में है वो हमें कहा जाता है तो हमारे लिए फ़ायदे में नहीं है, और उन्हें जो लगता है कि जो फ़ायदे में है वो हमें दे दिया जाता है। जी जी जी। तो ये जो एक किस्म की सिचुएशन बनी है, और जिस पर मैं समझता हूँ कि हर जी शऊर आदमी इसको बखूबी समझता है कि इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स है, और मैं अपनी हुकूमत से ये उम्मीद रखता हूँ कि उनके लिए ये मुल्क पहले है जी। इस मुल्क की सलामती, इसकी खुशहाली, इसका
रोशन मुस्तकबिल पहले है, हम सब उसके बाद सियासी मफादा, बिल्कुल बिल्कुल, हम उसके सब बाद के लिए है। जो एजेंडाज हैं, चीज़ें हैं या मैनिफेस्टो है, सब कुछ है, वो चीज़ें बाद में आती हैं। जी जी वो चीज़ें बाद में आती हैं। जी लिहाजा ये कहना कि मुसलमानों के हक में है, इससे किसी को इत्तेफाक नहीं है, हमें इत्तेफाक नहीं है। और हम अब भी अपनी हुकूमत से गुजारिश करते हैं वो इस तरह नज़रसानी करे और इसको रोल बैक करे। मौलवी साहब, ये जो ख़ास करके एक और इसमें एक मसला है कि जो बोर्ड के मेंबर्स हैं उनमें जो गैर मुस्लिम मेंबर्स जो हैं या उनके सरबराह जो हैं वो गैर मुस्लिम हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बुनियादी तौर से तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हर कम्युनिटी में एक सेपरेट सिस्टम है। जी जी ठीक है, मैं कभी ये डिमांड नहीं करूँगा कि क्रिश्चियंस और हिंदूज़ और सिखों की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रस्ट हैं, उसमें किसी मुसलमान को रखा जाए। जी जी, लेकिन चलिए हम और है भी नहीं है, और है भी नहीं है, जी। ऐसा अमूमन होता नहीं है। जी। ठीक है, लेकिन चलिए हम मानते हैं जी हम एक मिली जुली तहजीब में रहते हैं, एक कंपोजिट कल्चर में रहते हैं, कोई मसला नहीं है जी। कोई मसला नहीं। क्या है, अगर हमारे हिंदू भाई आएंगे तो आएंगे, इसमें क्या हर्ज, क़यामत तो नहीं टूटेगी। लेकिन मैं हुकूमत से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो अपने ज़मीर से खुद पूछे कि इंटेंशन क्या है। जी जी, क्या ये नेक नीति से किया जा रहा है या इसमें कुछ? आप अगर अवाम के दिलों में खदशात पैदा करेंगे वो नुकसानदेह। जी, दिलों से दुनिया बसती है, बेशक, दिलों से दुनिया आबाद होती है, दिलों से निज़ाम चलता है। अगर आप दिलों में खदशात और डर पैदा कर देंगे, शिकायत पैदा कर देंगे, तहफ़्फ़ुज़ात पैदा कर देंगे, तो फिर सिस्टम नहीं चलेगा। बेशक, एक इंस्टीट्यूट, एक फैमिली नहीं चल सकती। तो हमारा देश इतना बड़ा देश है, इतना ग्रेट नेशन है ये। हाँ बिल्कुल। आप इसमें ये चीज़ें लाकर और कहना वो चाहें जो नजर नहीं आ रहा, ऐसा नहीं हो सकता कि लोग समझे ना समझे। ऐसी तो हिंदू भाई भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, बेशक, गवर्नमेंट भी समझती है, बिल्कुल सब समझते हैं। तो इसलिए मैं आज के इस मौके पर अपनी हुकूमत से, अपनी लीडरशिप से, इस मुल्क की लीडरशिप से गुजारिश करता हूँ जी कि वो मुसलमानों के जज्बात को, एहसासात को, शिकायत को सुने जी और उसका हल निकाले। ये सही बात है कि वो कौन सा फ़ायदा है जो पहुंचाया जा रहा है जिसके खिलाफ पूरे मुल्क के लोग जो हैं वो उस समुदाय के वो उठ खड़े हुए हैं। तो ये अगर इसमें कोई फ़ायदा है तो वो क्यों एहतजाज है? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इसमें कौम एक आवाज़ है। हाँ जी। और इस मौके पर मैं आपसे ज़रूर ये कहना चाहूँगा अपनी कौम से कि वो आईन हिंद पर भरोसा रखें जी, अपने अदालती निज़ाम पर भरोसा रखें। हमें सिस्टम से शिकायतें भी हैं जी, लेकिन हम इस सिस्टम को छोड़ नहीं सकते। हाँ, हम इस सिस्टम की चार दीवारी से बाहर जाने से नहीं जा सकते। ठीक है, और ना हमें जाना चाहिए। जी जी हमारे लिए इस मुल्क का कानून जो है वो सबसे आला और बरतर है। जी, बेशक, हमें उसमें रहकर शिकायतें भी करनी है, मसाइल का हल भी ढूंढ रहे हैं। तशद्दुद से या टकराव से कोई रास्ता निकलने वाला बल्कि नुकसान होता है। और हमारी लीडरशिप ने पुरअमन एहतजाज की कॉल की है जी, और वो एहतजाज जो समाज के लिए, मुल्क के लिए नुकसानदेह ना हो, हमें उस तरह से आवाज़ बुलंद करनी है। जी, तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करना चाहूँगा तमाम नौजवानों से, जी, तमाम तबकात से, तमाम तबकात के जो चुनिंदा नुमाइंदगान होते हैं, सरबराहान होते हैं, कि जमहूरी अंदाज में कानून के दायरा कार में रहकर जी, अपना एहतजाज दर्ज करवाएं। जी, मुझे उम्मीद है कि इस मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत इसी में है कि ये हुकूमत नज़रसानी करे जी, और जो नाराज़गी है उसको नोटिस ले। मौलाना साहब, आपने बहुत मुदल्लल तरीके से इस मौजू वक्फ बिल के ऊपर रोशनी डाली है और अपने आवाम को जो बड़ी बेहतरीन किस्म की अपील की है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी इन बातों का समाज के ऊपर बहुत बड़ा असर रहेगा। इंशाल्लाह आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।